हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। नाइन्थ क्लास की ज्योग्राफी की बुक से नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग करते हैं बायोस्फीयर। अभी तक हम लोगों ने लिथोस्फीयर को देख लिया, एटमॉस्फेयर को देख लिया, हाइड्रोस्फीयर को देख लिया, और आप जानते हो कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ बनती है वो होती है बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर में क्या पॉसिबल होता है? लाइफ पॉसिबल होती है। क्यों? यहाँ पर लिविंग कंडीशंस है तीनों के तीनों, लैंड, वाटर और एयर। जिंदगी गुजारा करने के लिए तीनों चीज़ें चाहिए होती है ना। लाइफ इतनी तो संभव है ना, लेकिन गुजारा करने के लिए शरीर इतना काफ़ी नहीं होता। अपने गुजारे से पूछो। धरती, पानी और हवा, इससे से सांसें चल सकती हैं। इंट्रोडक्शन। बायोस्फीयर फोर्थ स्फीयर होता है अर्थ का। ये एक लाइफ सपोर्टिंग लेयर होती है जो कि अर्थ के सरफेस पर एग्जिस्ट करती है। इस लेयर के अंदर क्या होता है? देयर इज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, यानी कि लैंड, वाटर एंड एयर। यहाँ पर कुछ फ्लोरा एंड फौना भी होते हैं जो कि अर्थ के सरफेस पर होते हैं। फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फौना मतलब एनिमल्स। बायोस्फीयर की जो वर्टिकल रेंज होती है ना, ये ओशन फ्लोर से ट्रोपोस्फीयर तक मेजर करी जाती है, 20 किलोमीटर की होती है। ये ट्रोपोस्फीयर यहां पर क्यों बोला जा रहा है? ह्यूमन बीइंग्स इसी लेयर तक रहते हैं ना। ट्रोपोस्फीयर में रहते हैं ह्यूमन बीइंग्स। नहीं रहते हैं। जो पहाड़ी इलाकों पे जो रहते हैं तो वो ट्रोपोस्फीयर के अंदर ही, तो उसी लेयर के अंदर तो आ रहे हैं वो। सी फ्लोर से लेकर कहाँ तक होता है? सी फ्लोर से अगर आप मेजर कर रहे हो तो यानी कि कोस्टल एरियाज में लोग रह रहे हैं। ट्रोपोस्फीयर के अगर आप पास जा रहे हो तो पहाड़ी इलाकों में लोग रह रहे हैं। ठीक है, इसकी जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता रखी है वो 20 किलोमीटर बता रखी है फ्रॉम ओशन फ्लोर टू ट्रोपोस्फीयर। यानी कि अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं तो मैं कैसे समझूं? फ्रॉम कोस्टल रीजन्स टू माउंटेनियस रीजन्स। इसी के दायरे के अंदर एक जो लाइफ है वो सीमित है ना, जो जिंदगी है वो इसी के बीच में है। कोई से भी कंट्री, अर्थ का कोई सा भी कोना इमेजिन कर लो, बताओ। अब ये मत कहना कि सर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी तो लोग रह रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां पूरी दुनिया रह रही है घर बसा के क्या? तो बड़े सारे जो प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो एक बड़े ही नैरो सेक्शन में रहते हैं फॉर अबाउट 1 किलोमीटर अबव एंड बिलो द मीन सी लेवल। अब 1 किलोमीटर अबव का मतलब क्या है? कहाँ रह रहे हैं? ज़्यादातर प्लांट्स की बात कर रहा है वो, ऐसे मतलब या ऐसा मत समझ लेना इसको कि कोस्टल रीजन से लेकर माउंटेनियस रीजन तक। ये रेंज तो 20 किलोमीटर की है। कह रहे ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर? 1 किलोमीटर की रेंज तक। तो हम कहाँ से कहाँ तक मान लें इसको? सी लेवल से अगेन फुट हिल्स तक, राइट। प्लेन्स में होते हैं फ्लोरा एंड फौना, बिल्कुल। प्लेट्यूज के पास, हिल्स में, माउंटेनियस रीजन्स में और माउंटेन के फुट हिल्स पर हर जगह मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और ये एक तो कह रहा है अबव, और बिलो क्यों कह रहा है? समुद्री जीव जंतु भी होते हैं, फ्लोरा एंड फौना, बिल्कुल। बायोस्फीयर जो है ये अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम से और बायोम से बना हुआ है। सारे के सारे जो लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो बड़े हो छोटे हो, इनको स्पीशीज़ के अंदर
इनकी ग्रुपिंग करी जाती है। एक ऐसा एरिया जहाँ पर कोई भी एक प्लांट, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, उसको उसका हैबिटेट हम लोग बोलते हैं। ईवीएस में ये सारी चीज़ें हम अच्छी तरीके से कर चुके हैं। एंड वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जब वो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहते हैं तब वो बन जाता है जाकर बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब लाइफ, और उसमें कितने कितने प्रकार की लाइफ रह रही है एक पर्टिकुलर रीजन में, वो बन जाता है डाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। तो यानी कि जो मीन सी लेवल होता है, इससे ऊपर मतलब थोड़ा सा इससे ऊपर, थोड़ा सा इससे नीचे आपको सबसे ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ओशन फ्लोर की डेप्थ मतलब क्या है, ये सी फ्लोर की बात कर रहा है। ये वर्टिकल रेंज है बायोस्फीयर की, कहाँ तक होती है, 20 किलोमीटर तक, ठीक है। और वैसे वो कह रहे हैं कि कोस्टल ओशन फ्लोर तक जैसे मेजर होती है, तो आप इसको ये भी कर सकते हो, कोस्टल रीजन मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं एक चीज़ लिखना भूल गया, सॉरी, सी फ्लोर, कुछ भी कह लो उसको, ओशन फ्लोर कह लो, सी फ्लोर कह लो। सी फ्लोर में बार बार इसलिए बोलता रहता हूँ क्योंकि एक्चुअली जो थ्योरी का नाम था वो क्या था, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। पता है ये वाली बात आपको? उसके बाद इकोसिस्टम, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। अभी ज्योग्राफी में उसका हायर क्लास में पढ़ाऊंगा, मैंने कुछ कुछ लेक्चर्स में उसका जिक्र कर रखा है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम एक कम्युनिटी होती है जहाँ पर सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, एंड दे इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड ऑल्सो विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट सच एज लैंड, सॉइल, एयर, वाटर एक्सेट्रा। इकोसिस्टम की जो रेंज होती है उसका साइज वेरी करता है फ्रॉम स्मॉलेस्ट यूनिट्स, एग्जांपल बार्क ऑफ अ ट्री, जो कि लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं, टू द ग्लोबल इकोसिस्टम या फिर इकोस्फीयर लाइक क्रॉपलैंड, पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ये सारा का सारे इकोसिस्टम का पार्ट है। जो बायोस्फीयर होता है ना, उसके अंदर जो सभी प्रकार के जो इकोसिस्टम होते हैं अर्थ पर, वो इंक्लूड होते हैं, एंड इट सस्टेन्स लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग मैनकाइंड, मतलब इंसानी जीवन भी मतलब यहाँ पर जो है वो रहते हैं, ठीक है। अब इकोलॉजी और इकोलॉजिस्ट, ये एक छोटी सी टर्म्स है। एक ऐसी साइंस की ब्रांच दैट डील्स विद इकोसिस्टम इज नोन एज इकोलॉजी, और कोई भी ऐसा पर्सन हु स्टडीज इकोलॉजी इज रेफर टू एज इकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो इकोलॉजी के ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद इकोसिस्टम इज नोन एज इकोलॉजी, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इकोलॉजी को स्टडी करता है उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिस्ट। कंपोनेंट्स क्या होते हैं इकोसिस्टम के? इकोसिस्टम जो होते हैं उसके अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट, फिर बायोटिक कंपोनेंट, और फिर एक होता है एनर्जी कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर सारी नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं, लाइक इनऑर्गेनिक चीज़ें, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं एनवायरनमेंट को, वो लाइक लैंड, एयर, वाटर, कैल्शियम, आयरन एक्सेट्रा। बायोटिक कंपोनेंट्स, यहाँ पर प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात होती है। 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करे जाते हैं। प्रोड्यूसर्स, जो कि खुद का खाना बना सकते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है सेल्फ नरिशिंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। हैंस दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स। ये आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी मिलते हैं और हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर में भी मिलते हैं। एग्जाम्पल इसके क्या हैं? प्लांट, एल्गे, बैक्टीरिया। कंज्यूमर्स, ये वो होते हैं दैट डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और इसलिए हम लोग इनको हीटोट्रॉप्स कहते हैं, यानी कि किसके ऊपर फीड करते हैं? प्रोड्यूसर जो खाना बनाते हैं वहाँ से। और इसी के साथ साथ क्या शुरू हो जाती है यहाँ पर? फूड चेन। क्या फूड चेन का कंसेप्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में और वाटर इकोसिस्टम में दोनों जगह पर एग्जिस्ट करता है क्या? बिल्कुल। तो कॉमन कैटेगरी कौन सी होती है कंज्यूमर की? प्राइमरी कंज्यूमर, ये प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। ये एक्सक्लूसिवली हर्बीवोर होते हैं। हर्बीवोर कौन से स्पीशीज होते हैं? क्या खाते हैं? जल्दी बोलो। हर्बीवोर क्या खाते हैं? ग्रासेस एंड प्लांट्स, है ना। एग्जाम्पल जेब्रा, गोट। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, दे आर स्मॉल कार्निवोर्स, दैट इज दे कंज्यूम हर्बीवोर्स। मांसाहारी, लायन, स्नेक, एंड टर्शरी कंज्यूमर्स, दे आर टॉप कार्निवोर्स that prey on both herbivores and carnivores. Example,
आउल, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। फिर डेड बॉडीज पे जो फीड करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं डीकम्पोजर्स। दे आर इनकेपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, तो दे लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इनको हम लोग सेप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल फंगस, मशरूम एक्सेट्रा। यानी कि कुछ जो डीकम्पोजर्स होते हैं, ये डेड और डिकेइंग प्लांट पे अगर ये फीड करते हैं तो सारे के सारे तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो किसी और पे फीड कर रहे हैं, किसी के साथ किसी प्रकार का एक सिम्बायोटिक या किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप बनाकर रह रहे हैं, उस पर फीड कर रहे हैं, तो ईटेबल नहीं है। क्या मशरूम ईटेबल होती हैं? बिल्कुल नहीं, मतलब नॉर्मली तो मशरूम ईटेबल ही होती है ना, ठीक है, सभी तो नहीं होती है। हाँ, फिर एनर्जी कंपोनेंट की बात करते हैं। इसका अभी हमने डेडिकेटेड चैप्टर करा था ईवीएस में। ये सारी ईवीएस वाली चीज़ें हमारी पीएमएफआईएस वाली बुक से। सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं बायोस्फीयर के अंदर, वो एनर्जी को यूज़ करते हैं टू वर्क एंड कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का फॉर द बायोस्फीयर एज अ होल। जो सोलर एनर्जी होती है, इट गेट्स ट्रांसफर्ड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम में मिलने वाले वेरियस कंपोनेंट्स की मदद से। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। जैसे आपको पता है, अगर ग्रास है, ग्रास हॉपर है, फ्रॉग है, स्नेक है और ईगल है, अगर ये यहाँ से जंप करता चलेगा इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, ग्रास का कुछ अमाउंट ऑफ पोर्शन, इसकी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या ईगल की पेट में मिलेगी हमें अल्टीमेटली? बताओ। बिल्कुल मिलेगी। आपको पता ना हर स्टेज में इसका 10% रिडक्शन होता है प्रीवियस स्टेज के कंपैरिजन में। बताया था ना ये रूल मैंने। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? होने को तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन जनरली हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये वाले चैप्टर कर चुके हो ना श्रेया? ठीक है, सही लगा था, समझ में आ गया था सब कुछ? अब क्या होता है कि 7th क्लास की ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, उसका मतलब वो ज्योग्राफी की बुक है ही नहीं, वो एक्चुअली वो इन्वायरमेंट की बुक है। लोग बस इतना पढ़ जाते हैं। 12th क्लास की बायोलॉजी जो है उसके लास्ट के 4 चैप्टर इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वो पढ़ गए और थोड़ा बहुत शंकर आईएएस से देख लिया। अब उनको लगता है दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इकोलॉजी एनवायरमेंट, और हर साल प्रीलिम्स देते रहते हैं, उनसे एक भी क्वेश्चन बनता नहीं। अब यही देख लो, कोई इतना करके चला जाए, हमने इसके ऊपर एक एक पैराग्राफ के ऊपर एक एक मयूर चैप्टर कर रखे हैं, ये जो बोल रहा है। तो पेपर है तो आसान, लेकिन इतना इजी भी नहीं है कि आप मतलब सोचो कि हाँ 5 पेजेस पढ़ लिए, हमारा सब्जेक्ट ही कंप्लीट हो गया। फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन्वायरमेंट जो ट्रीटीज़ है ना, उसके लिए हमारी कोई एनसीईआरटी काम नहीं आती है। बताओ कहाँ काम आती है? जो कार्टाजीना प्रोटोकॉल्स होते हैं या जो भी है, मतलब नगोया प्रोटोकॉल, UNFCCC, तो इसके लिए कौन सी एनसीईआरटी होती है? कहाँ गिवन होता है 6 से लेकर 12 तक? कहीं पर भी गिवन नहीं होता। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में फिर भी एक इन्वायरमेंट का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, वहाँ पर फिर भी थोड़ा बहुत मिल जाता है जो क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस है। लेकिन अब इन्वायरमेंट रिलेटेड सारे प्रोटोकॉल्स मिल जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है ना। अब वो एनसीईआरटी लिखी गई थी 15 साल पहले, वो इतना भी पुराना नहीं पूछेगा। फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, तो आप जानते हो कि फूड चेन, जब एक फूड चेन दो फूड चेन आपस में टकराएं और स्पीशीज़ का वहाँ पर एक दूसरे को खाना या फिर एनर्जी को लेकर जो है वो एक फ्लो जो मेंटेन होता है, वो क्या बन जाता है? फूड वेब, जो कि कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है फूड चेन का, राइट? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनर्जी फ्लो एक इकोसिस्टम के अंदर बनाते हैं फूड चेन, एंड 2 या 2 से ज़्यादा जो फूड चेन होती है वो बनाते हैं फूड वेब। है ऐसा?
बिल्कुल। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे फॉर्म एन इंटरैक्टिंग सेट ऑफ फ्लोरा एंड फोना, जो कि आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं इनटू ट्रॉफिक लेवल्स, फूड चेन्स एंड फूड वेब। इकोसिस्टम की जो फंक्शनिंग होती है इस बात पे भी डिपेंड करती है कि एनर्जी फ्लो का पैटर्न कैसा है, बिकॉज इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर विद इन एन इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो जनरली हिरार्किकल ऑर्डर में एग्जिस्ट करता है, जैसा कि मैंने आपको बोला। ये हिरार्किकल ऑर्डर को हम लोग एक नाम से जो जनरल तौर पे जानते हैं वो होता ही है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है। अच्छा, दोनों तरह के पिरामिड होते हैं ना, इन्वर्टेड भी होगा और सीधा पिरामिड भी होगा। पढ़ा था उस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसा, याद है? तो एनर्जी फ्लो जनरली टेक्स प्लेस इन हिरार्किकल ऑर्डर इन एन इकोसिस्टम थ्रू वेरियस लेवल्स, दीज आर नोन एज ट्रॉफिक लेवल्स। यानी कि ये जो मैंने लेवल बनाया है, ग्रास खाई जाएगी ग्रास हॉपर के द्वारा, फ्रॉग खाएगा ग्रास हॉपर को, स्नेक खाएगा फ्रॉग को, ईगल खाएगी स्नेक को। ये क्या है? ये सारा लेवल ट्रॉफिक लेवल। ठीक है। अब देखो, जो चेन होती है कि कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अनदर थ्रू वेरियस ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज फूड चेन, एंड अ सिस्टम ऑफ इंटरलॉकिंग एंड इंटरडिपेंडेंट फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। मैंने आपको बोला ना, दो या दो से ज़्यादा जो फूड चेन्स होती है जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं वो बन जाता है फूड वेब का कंसेप्ट। फिर हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी है जिसको हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। इट रेफर्स टू वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एक हैबिटेट में रहते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है यानी कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो हैं, फ्लोरा एंड फौना है, जो जीव जंतु हैं, वो एक पर्टिकुलर जगह में मिलेंगे ही क्यों या कितने मिलेंगे, ये चीज़ जो होती है इन्फ्लुएंस होती है ड्यू टू टोपोग्राफी, क्लाइमेट एज वेल एज ह्यूमन एक्टिविटीज़। आपको पता है ना, दिल्ली में ह्यूमन एक्टिविटीज़ होने के कारण और पॉल्यूशन होने के कारण स्पैरो यहाँ से लुप्त हो गई हैं। पहले स्पैरो मिलती थी जब हम लोग छोटे थे मयूर, अब नहीं आती हैं। ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी के अंदर हर एक जो स्पीशीज़ होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कितनी छोटी हो कितनी बड़ी हो, उसका सबका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट मेंटेन्स द इकोलॉजिकल बैलेंस एंड फैसिलिटेट्स सोशल बेनिफिट्स सच एज टूरिज्म, एजुकेशन, रिसर्च ओवर एन एरिया। अब मुझे ज़रा ये वाला पॉइंट समझाओ कि स्पीशीज़ का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोसिस्टम के अंदर। हम मरीन इकोसिस्टम की बात करते हैं और वहाँ पर कोरल्स की बात करते हैं। कोरल वैसे तो आपको नॉर्मल एक समुद्री पेड़ पौधे की तरह दिखेंगे, ठीक है, एक झलक में, अगर कोई नहीं जानता उनको। लेकिन अगर वो वाइट होने लग जाए तो वो क्या बताएंगे, मरीन इकोसिस्टम की हालत कैसी हो रही है। कैसे हो रही है? वो डिग्रेड हो रहा है। कोरल से रिवील करेंगे हेल्थ की, नहीं करेंगे? खराब हेल्थ मरीन इकोसिस्टम की, बताओ होगा ऐसा? बिल्कुल। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज़ का जो एक्सटेंशन होता है, चाहे वो फ्लोरा का हो या फोना का हो, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? कौन सी एक्टिविटीज़? एंथ्रोपोजेनिक एंड नेचुरल इन्फ्लुएंसेस, इट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अगर स्पीशीज़ एक्सटेंड ही हो गई है वहाँ से। तो अब एक्सटेंशन के भी दो प्रकार होते हैं। कैसे? एक्सटेंशन के दो प्रकार कैसे होते हैं? हाँ, एक्सटेंशन फ्रॉम द वाइल्ड और एक ओवरऑल एक्सटेंशन, कि जहाँ पर उनको बचाने के लिए प्रयास करा जा रहा था वो वहाँ पर भी नहीं दिख रहे हैं। तो कोई भी एक जो हेल्दी इकोसिस्टम होता है, इट प्रोवाइड्स क्लीन वाटर, प्योर वाटर, एनरिच्ड सॉइल, फूड, रॉ मटेरियल्स, मेडिसिन एक्सेट्रा। तो स्टेबल जो बायोस्फीयर होता है उसको कंजर्व करना ज़रूरी होता है। तो इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।